नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। देखो विद्यार्थियों, आपकी डिमांड है कि इस लेसन को गुरुजी बिल्कुल कंप्लीट, तो आज इस लेसन को हम हमारी प्रारंभिक विद्युत की 7वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी क्लास है? 7वीं, जिसमें 6 क्लासों में हम एक ही प्रतिरोध के संयोजन तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम अगली टॉपिक को ले रहे हैं, जो इस लेसन का अगला टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक EMF। हमने वर्ड है हमारे पास में एक EMF। अरे दोस्तों, हमने कहा हमारा अगला टॉपिक है इस लेसन का एक EMF। EMF के सबसे पहले हम पूरे नाम की बात करें तो हम बोलेंगे इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे दोस्तों, हमने कहा EMF का पूरा नाम कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ऐसे कह दिया हिंदी में बात करेंगे तो विद्युत वाहकों और बल। अरे हमने कहा EMF का पूरा नाम बताओ, तो EMF का पूरा नाम दिया। EMF का पूरा नाम रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार से दोस्तों, जब लेसन आप पढ़ोगे, चुंबक पढ़ोगे, तो चुंबक में आएगा MMF। क्या आएगा? MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल। यह कौन सा वाहक बल है? विद्युत वाहक बल है दोस्तों। अंतर लेके चल रहा हूं, साफ साफ बता रहा हूं आपको। EMF और MMF में दोनों में क्या अंतर है? तो MMF की बात करेंगे हम चुंबक में, लेकिन यहां बात करें EMF की। अब इस EMF के बारे में बात करते हैं। EMF क्या है हमारा? तो इसकी छोटी सी परिभाषा दी कि हम छोटी सी परिभाषा देंगे कि जो हमारी विद्युत धारा है आपकी, और जो आपकी एक विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने वाला जो हमारा बल होगा, उस बल को ही नाम दे देंगे EMF। क्या नाम देंगे? EMF। जैसे आपके एक चालक तार के माध्यम से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, तो यहाँ विद्युत धारा I है, तो इस I को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला जो बल है, तो लगने वाला बल जो है वही कौन है? आपका EMF है दोस्तों। कौन है? EMF। इस EMF को E से व्यक्त करते हैं। अरे EMF को किससे व्यक्त कर देंगे? E से। इसकी जो यूनिट होती है, इसका मात्रक है, इसकी इकाई जो होती है वो हमारी वोल्ट होती है, और वोल्ट को किससे व्यक्त करते हैं? V से। तो आपने कहा EMF को E से व्यक्त करेंगे, इसकी इकाई वोल्ट होगी और वोल्ट को V से व्यक्त किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे नोटों पर, आ जाते हैं दोस्तों, और नोट में बात करते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि मुझे EMF का मापन करना है दोस्तों, क्या करना है? मापन। तो इससे EMF का मापन करने वाला जो यंत्र होगा वो कहलाएगा आपका वोल्ट मीटर। अरे कौन कहलाएगा? वोल्ट मीटर। अरे आपने सबसे पहले एक विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र एमीटर या एम्पीयर, उसी प्रकार से प्रतिरोध का मापन करने वाला यंत्र ओम मीटर, और उसी प्रकार से मुझे यदि इस EMF का मापन करना है तो उसका नाम दूंगा मैं वोल्ट मीटर। टॉपिक नंबर दूसरा, इस वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में, अरे दोस्तों कि जो हमारे वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो हम नाम देंगे समांतर क्रम में। अरे कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। जबकि हमने कहा एम्पीयर मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध को सप्लाई लाइन के आर पार। जबकि इसे और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हमने कहा EMF। अरे एक वर्ड और होता है, एक विभवांतर। अरे एक वर्ड और लिख दिया, विभवांतर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PD। अरे क्या बोलते हैं? PD, पोटेंशियल डिफरेंट। अरे PD, पोटेंशियल डिफरेंट, एक विभवांतर। और मैंने कहा एक वर्ड और लिख दिया, वोल्टेज। अरे दोस्तों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। तो मैंने कहा कि सबसे पहले लिखा मैंने EMF, उसके बाद में लिखा मैं विभवांतर, उसके बाद में लिखा वोल्टेज। इन सब की यदि यूनिट की बात करेंगे, इन सब की यूनिट हमारी क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। अरे क्या होती है? वोल्ट। यदि EMF की इकाई पूछी जाए तब भी हम क्या बोलेंगे? वोल्ट। विभवांतर की इकाई पूछी जाए तब भी क्या बोलेंगे? वोल्ट। और वोल्टेज की इकाई पूछी जाए, क्योंकि वोल्टेज भी अपने आप में स्वयं की क्या होती है? यूनिट होती है, अपना स्वयं का एक मात्रक होता है, तो वोल्टेज की भी इकाई क्या होगी? वोल्ट। उसके बाद में आओ टॉपिक नंबर चौथा, हमारे पास में एक वर्ड और होता है विभव। अरे दोस्तों एक वर्ड और होता है विभव। हम कह रहे हैं कि इस विभव की
कोई भी इकाई नहीं होती। अरे विभव की कोई भी इकाई नहीं होती। मैंने टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि विभव की कोई भी इकाई नहीं होती दोस्तों। अरे विभव की कोई भी इकाई नहीं होती, टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक नंबर 5 में क्या कहेंगे कि जो हमारा विभव है, और जो विभव है इस विभव की इकाई, और विभव की जो इकाई है वो विभव की इकाई हमारी एक वोल्ट होती है। अरे दोस्तों मैंने कहा कि विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि विभव की कोई भी इकाई नहीं होती। तो ये तो आप कहोगे कि गुरुजी आप क्या बता रहे हो, हमें क्या पढ़ा रहे हो कि एक कंडीशन में तो चौथे टॉपिक में तो आप कह रहे हो कि विभव की कोई भी इकाई नहीं होती, 5वें टॉपिक में कह रहे हो इस विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो क्या राइट माने हम, आंसर क्या माने? यदि क्वेश्चन हमें पुटअप होता है कि विभव की इकाई होती है तो उसका आंसर कोई नहीं या क्या करें, वोल्ट। तो ये आप किताबों में भी ढूंढने जाओगे तब भी दोस्तों नहीं मिलेगा। हम नई चीज आपको बताने जा रहे हैं। चलो डायरेक्ट ही हम बात कर लेते हैं, इस विभव के पास चलते हैं साहब। विभव से ही बात करते हैं और विभव से ही पूछते हैं कि भाई दादा हमें बता कि तेरी कोई भी इकाई नहीं है या तेरी इकाई क्या है, वोल्ट है। तुम जब विभव के पास में गए साहब तो इस विभव ने कहा अरे मैं तो एक आवेश हूं। अरे विभव क्या है, एक आवेश है। यह आवेश जो होगा हमारा 2 प्रकार का होता है आवेश। एक मेरा आवेश जो होगा एक धनात्मक आवेश होता है और एक आवेश मेरा होता है ऋणात्मक आवेश होता है। अरे दोस्तों हम चल रहे हैं, हमारे विभव के पास में गए और इस विभव से पूछा कि मुझे बता तेरी मात्रक यूनिट क्या है, तेरी इकाई क्या है। तो इसने कहा मैं तो एक आवेश हूं। और आवेश की इकाई की बात करेंगे तो हमारी होती है कूलाम। अरे आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं विभव के पास में गए, इसने कहा मैं तो एक आवेश हूं और आवेश मेरा 2 प्रकार का होगा आवेश, एक धनात्मक प्रकार का और एक ऋणात्मक प्रकार का। मतलब यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल लगा रहे हैं या किसी वस्तु को आपने ऊपर पृथ्वी से आपने ऊपर की ओर फेंका या वो वस्तु वापस से ऊपर से वापस नीचे आती है तो उस समय उसका आवेश जो होता है वो या तो धनात्मक का आवेश होगा या वो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। दोस्तों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं विभव के बारे में। तो हम बात करें, किसने कहा मैं एक आवेश हूं और आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो यहां कहेंगे यदि पृथ्वी का और यदि पृथ्वी का आवेश और यदि पृथ्वी का आवेश शून्य हो जाए। अरे दोस्तों कैसा हो जाए, शून्य। तो यदि पृथ्वी का आवेश शून्य हो जाए उस समय इसकी इकाई क्या होती है, अरे वोल्ट होती है। दोस्तों क्या होती है, वोल्ट। बहुत ही बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूं विभव के बारे में कि हम कह रहे हैं कि विभव की कोई भी इकाई नहीं होती, विभव की इकाई क्या भी होती है, वोल्ट भी होती है। ये विभव की इकाई वोल्ट कब होती है, तो आप कहोगे यदि पृथ्वी का आवेश कैसा होगा, शून्य होगा, उस समय इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट। मतलब पृथ्वी का आवेश शून्य का मतलब ना तो वो धनात्मक प्रकार का है ना वो ऋणात्मक प्रकार का है। तो उस समय यदि पृथ्वी का आवेश शून्य हो रहा उस समय इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट। नहीं तो उसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अरे दोस्तों कोई भी नहीं होती। तो ये था आपका एक ईएमएफ टॉपिक जिसकी हमने बात की है कि विद्युत धारा जो है उस विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने वाले बल को या ले जाने वाले बल को हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ नाम दे देंगे। इसे ईएमएफ को ई से व्यक्त कर देंगे। इसकी इकाई यूनिट जो होगी वोल्ट होगी और वोल्ट को किससे व्यक्त कर देंगे, बी से। टॉपिक नंबर पहले पे आए, हमने टॉपिक लगाया, नोट लगाया, इंपॉर्टेंट पहला नोट टॉपिक बनाया, क्वेश्चन बनाया कि यदि मुझे इस ईएमएफ का मापन करना है और इस ईएमएफ का यदि मापन करना है तो इस ईएमएफ का मापन करने वाले यंत्र को क्या बोल दूंगा, वोल्ट मीटर। अरे क्या बोल दूंगा, वोल्ट मीटर। अरे मैंने कहा इस वोल्ट मीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। दोस्तों कौन से क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। अरे मैंने कहा ईएमएफ विभवांतर, जिससे हमने कहा पीडी पोटेंशियल डिफरेंट, और वोल्टेज, इन तीनों की इकाई क्या होती है हमारी, अरे वोल्ट होती है। अरे क्या होती है, वोल्ट। अरे हमने कहा कि हमारे पास में एक वर्ड और है, विभव। इस विभव की कोई भी इकाई नहीं होती। जबकि क्या कहा, यदि पृथ्वी का आवेश कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, उस समय इसकी इकाई क्या बन जाएगी, सा वोल्ट हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो ये था आपका एक ईएमएफ। तो आपने बात की है दोस्तों इस पहले लेसन के अंदर एक आई, एक विद्युत धारा, उसके बाद में आपने पढ़ा एक आर,
एक प्रतिरोध, और उसके बाद में पढ़ा आपने ई और ईएमएफ। तो हमने बात कर चुके हैं आई वी और आर की, और आई वी आर की जब हम बात कर चुके हैं, तीनों की बात कर चुके हैं, तो अब इन तीनों से ही लड़ी बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस लेसन का इन तीनों से बनाकर हम आगे लेके चलते हैं हमारे ओम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लड़ी बनाऊंगा दोस्तों। क्या बनाऊंगा? लड़ी। और लड़ी कब बनेगी? ओम के नियम को यदि मैं पहले पढ़ा देता तो पहले हमें इन तीनों को पढ़ना जरूरी था। अब इन तीनों को हमने पढ़ लिया है, तो हम अब अगला टॉपिक इस लेसन का ले रहे हैं ओम का नियम। एक ओम से ला की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ईएमएफ, टॉपिक लगा रहा हूं मैं एक ही ईएमएफ के बाद में ओम का नियम, ओम ला, ओम्स का नियम। तो दोस्तों देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम इसके बिना नहीं होता। हर एग्जाम में ओम का नियम पूछा जाता है। यदि दोस्तों किसी एग्जाम में ओम का नियम नहीं पूछा जा रहा तो वो एग्जाम आपकी रद्द होने की कगार पर पहुंच जाती है। मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम रद्द होने की कगार पर पहुंच जाती है। मतलब ओम का नियम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम में ही ओम का नियम पूछा जाता है। तो चलो मैं टॉपिक लगा रहा हूं ओम्स लॉ, ओम का नियम। अरे मैंने कहा हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, एक ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ओम का नियम की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चले हम बात कर रहे हैं ओम का नियम क्या है, और यहां पर मैंने लिख दिया BBM। हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन इस ओम के नियम पर पूछे जाते हैं वो सारी की सारी हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों। तो चले सब ओम के नियम की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले छोटी सी परिभाषा दें कि ओम नामक जो एक वैज्ञानिक थे, ओम एक साइंटिस्ट थे, खुद एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या लिया? एक आई ली इन्होंने, एक इन्होंने लिया V और एक इन्होंने लिया R। अरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओम के नियम की बात कर रहे हैं। इसे ओम नामक वैज्ञानिक ने हमने क्या कहा? एक I ली, एक इन्होंने B ली और एक कौन ली इन्होंने? R। I बोले विद्युत धारा, B बोले वोल्टेज, R बोले प्रतिरोध। इन तीनों की हम बात कर चुके हैं इसी लेसन में, सारी वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब हमें आसानी रहेगी इस ओम के नियम को पढ़ने की। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया? एक I ली, एक B ली और R ली। इन तीनों के संबंध में एक नियम सत्यापित कर दिया। अरे दोस्तों इन तीनों के संबंध में एक नियम सत्यापित कर दिया, उसी को ही क्या बोल दिया? ओम का नियम। अरे दोस्तों समझ लेना, उसे ही क्या बोल रहे हैं? ओम का नियम। मतलब इन्होंने एक आई ली, एक बी ली और एक आर लिया, इन तीनों के संबंध में एक नियम सत्यापित कर दिया, उसी को क्या बोल दिया? ओम का नियम। मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि आई का वी से क्या संबंध है, या बी का आर से क्या संबंध है, या आई का आर से क्या संबंध है। मतलब तीनों में संबंध बताना है। तीनों में क्या बताना है? संबंध बताना है। तीनों में रिलेशन बताने, एक दूसरे का क्या संबंध है हमारा, वो संबंध जो बता रहे हैं वही क्या कहलाएगा? मेरा ओम का नियम। अब इस तीनों के संबंध को बताने के लिए इन्होंने एक आसान सा तरीका बता दिया। इन्होंने ले लिया एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में इन्होंने 3 बॉक्स बना दिए। अरे ओम नामक वैज्ञानिक ने यदि इन तीनों का संबंध स्थापित करना है तो इन्होंने बहुत आसान तरीके से उसको समझाया। और समझाया क्या? इन्होंने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज के अंदर इन्होंने 3 बॉक्स बना दिए। ऊपर वाले बॉक्स में इन्होंने बी बैठाया, इस वाले बॉक्स में इन्होंने आई बैठाया और इस वाले बॉक्स में इन्होंने कौन बैठा दिया? आर बैठा दिया। दोस्तों देख रही होगी, कहानी समझ में आ रही होगी। वी आई आर क्योंकि तीनों ही लिए हैं तो तीनों को ही बॉक्स में बैठा दिया। अब जिसको भी जिसके साथ में संबंध बनाना है आसानी से हम निकाल लेंगे बाहर। जिसको भी बाहर निकालना है उसको ही छुपाते रहना और आपका संबंध स्थापित होता रहेगा। हम बात करते हैं ओम के नियम पर। सबसे पहले आपके पूछे जाने सवाल या समीकरण की बात कर लें। सबसे पहले ले लेते हैं समीकरण दोस्तों। समीकरण में बात करें, यदि इसमें आपसे आई पूछे, बी पूछे, आर पूछे तो आप कहोगे, यदि आई की बात करेंगे तो आई को यहां से छुपाओगे। तो आई को छुपाओगे तो दिखेगा आई बराबर के बी अपॉन के आर। समीकरण नंबर पहला। इन्होंने आई बराबर के वी अपॉन के आर, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो विद्युत धारा है वो रेजिस्टेंस के एक विलोमापाती होती है साहब। अरे कौन से अनुपात में होती है? एक उल्टे अनुपात में होती है। यदि किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध के मान को बढ़ा रहे हो
दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ा दिया जाए तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा तो क्या हो जाएगा, कम। अरे क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कौन से अनुपात में है, विलोमानुपाती में है। यदि किसी परिपथ में इस रेजिस्टेंस के मान को कम कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान होता है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कौन से अनुपात में है, विलोमानुपाती में है। समीकरण नंबर दूसरा, और समीकरण नंबर दूसरे में यदि मुझे यहां से R का मान निकालना है दोस्तों, किसका मान निकालना है, R का मान, तो R बराबर के B अपॉन के आई, R बराबर के B अपॉन के आई, R बराबर के क्या कर देंगे, B अपॉन के आई। पहले ये इसके में विलोमानुपाती में, अब जब R की बात करी तो विद्युत धारा उसके उल्टे अनुपात में हो गई। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो विद्युत धारा के कौन से अनुपात में होता है, एक विलोमानुपाती में होता है। और समीकरण नंबर तीसरा, और समीकरण नंबर तीसरा कि यदि यहां से आपको B का मान निकालना है तो आप कह दोगे B बराबर के आई आर, अरे B बराबर के क्या कर देंगे, आई आर। तो समीकरण आपके, तो ये तीनों आपके सामने हैं समीकरण, I बराबर के V अपॉन के R बराबर के B अपॉन के आई और B बराबर के आई आर। बहुत ही आसान ही सवाल पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, बहुत ही इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे आने वाले जैसे ही न्यूमेरिकल सवाल हम करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी इसकी एक छोटी सी परिभाषा दें। छोटी सी परिभाषा क्या देंगे, इस ओम के नियम के अनुसार यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती जबकि प्रतिरोध के एक विलोमानुपाती होती है, उसे कौन सा नियम कहेंगे, ओम का नियम। अब हम बात करें हमारे क्वेश्चनों पर, और नोट लगा रहा हूं दोस्तों में, और नोट लगा के मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, अरे दोस्तों ओम के नियम के अनुसार, और क्वेश्चन के बाद में यहां लगाया इन्होंने डैश डैश और क्वेश्चन खत्म। पेपर में आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि ओम के नियम के अनुसार डैश डैश और क्वेश्चन खत्म। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन मिलता है I समानुपाती के V। अरे दोस्तों पहला ही ऑप्शन मिलेगा मुझे I समानुपाती के V। दूसरा ऑप्शन मिलता है मुझे V समानुपाती के I। अरे दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है V समानुपाती के I। C में मिलता है मुझे, C जो ऑप्शन होता है उसमें मिलेगा A प्लस B दोनों। अरे दोस्तों C ऑप्शन में देता है A प्लस B के दोनों, और D में दे देगा इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई भी नहीं, अरे दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने बात की, आ जाओ हमारे इस ओम के नियम पर आ जाओ, और इसने कहा पहला क्वेश्चन जो है ओम के नियम के अनुसार पहला क्वेश्चन I समानुपाती के V, दूसरा V समानुपाती I, तीसरा A प्लस B दोनों ही राइट है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम यहां पर राइट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे B समानुपाती के I। अरे B समानुपाती के I, यदि किसी परिपथ के अंदर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो उस परिपथ में धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा B समानुपाती के I। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि जो मेरा ओम का नियम है और ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है। अरे दोस्तों इसके बाद में यदि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि ओम का नियम लागू होता है, आपके ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला ही ऑप्शन मिलेगा केवल AC प्रकार की धारा में, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा केवल DC प्रकार की धारा में, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा A प्लस B दोनों मतलब AC DC दोनों पर, और डी में मिलेगा वही इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा पुटअप होने वाला, एक एक क्वेश्चन सारे क्लियर करता हूं, टॉपिक पर ही बताता हूं कि ओम के नियम के समीकरण क्या कहते हैं, ओम के नियम पर हमारा उसका एक डायग्राम क्या कहता है,
ओम के नियम के हमारे क्वेश्चन उसमें से क्या क्या पुटअप होते हैं, इसके अलावा कोई चीज रहेगी ही नहीं। और आपके सामने अरे क्वेश्चन पूछता है ओम के नियम में, तो हमसे क्वेश्चन पूछ, क्या क्वेश्चन पूछता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, इसके अलावा आ जा कहीं भी। तो एक बार तैयारी करने का तरीका सीख लो बेटाओ, एक बार एक ऐसा पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। तो हमने कहा कि ओम का नियम लागू होता है केवल एसी प्रकार की धारा पर, केवल डीसी प्रकार की धारा पर, और एसी डीसी दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए बी दोनों। मतलब ए बी दोनों का मतलब है हमारा ओम का नियम एक ऐसा नियम है जो एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दोस्तों क्या कहेगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि ओम के नियम की और ओम के नियम की भौतिक परिस्थितियां और भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। ओम के नियम की भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं। अरे हमने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि ओम के नियम की भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको आंसर देना है कि ये ओम के नियम की भौतिक परिस्थितियां ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से यह एसी और डीसी दोनों पर लागू हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियां हैं आपकी, तो आप कहोगे एक तो साफ ताप है हमारे और एक है दाब। अरे हमने कहा ओम के नियम की हमारी भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो हमने कहा ताप और दाब, और ताप और दाब को नियत रखते हुए, ताप और दाब को नियत रखते हुए यह एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। तो ये ओम के नियम पर क्वेश्चन पुटअप होने वाले ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती के आई। अरे भी समानुपाती के आई। ओम का नियम लागू होता है एसी डीसी दोनों पर। ओम के नियम की भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, ताप और क्या रहेंगी, दाब रहेंगी। ताप और क्या रहेंगी, दाब रहेंगे। ये था आपका ओम का नियम। आप कहते हो ओम का नियम समझ में नहीं आता, तो आपके सामने एक एक चीजें क्लियर की हैं, समीकरण क्लियर किए हैं, उसका डायग्राम बनाया है, उसके सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल सवाल। जो हमारे तीनों हैं, आई निकालना, आर का मान निकालना, बी का मान निकालना, इन तीनों के ही कर लेते हैं न्यूमेरिकल सवाल कर लेते हैं। एक एक न्यूमेरिकल सवाल अपन कर लेते हैं जिससे अपने को आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसे ओम के नियम पर कर लेते हैं अपन न्यूमेरिकल सवाल। देखें सवाल किस टाइप का पूछाता है इस ओम के नियम पर। आ जाए हम बात कर रहे हैं हमारे इस सवाल पर कि सवाल हमें किस टाइप का पूछा जाता है। तो सवाल नंबर पहला, अरे क्वेश्चन नंबर इस ओम के नियम पर मैं न्यूमेरिकल सवाल भी साथ साथ में आपको लेके चल रहा हूं, क्योंकि हर टॉपिक वाइज में आपको न्यूमेरिकल सवाल कराता रहूंगा दोस्तों। तो सवाल नंबर पहले में कह रहे हैं, यदि किसी परिपथ में, और यदि किसी परिपथ में 6 वोल्ट आरोपित किए गए हैं साहब। अरे दोस्तों इन्होंने कहा यदि किसी परिपथ में 6 वोल्ट आरोपित किए गए हैं, यदि इसमें से बहने वाली धारा, और इसमें से बहने वाली धारा 1.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध की गणना करें। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध की गणना करें। अरे दोस्तों इन्होंने कहा पहले न्यूमेरिकल सवाल हमारा जो पूछा जाता है, तो इन्होंने न्यूमेरिकल सवाल में पहले में कहा यदि किसी परिपथ में 6 वोल्ट आरोपित किए गए हैं, उसमें से बहने वाली विद्युत धारा 1.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध की गणना करो। तो यहां जब भी आप सवाल करोगे तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब भी आप सवाल करें, चाहे मैथ का सवाल करें, चाहे टेक्निकल के न्यूमेरिकल सवाल निकालें, तो जब भी सवाल करो तो सबसे पहले लिखो कि सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कि सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और सवाल में आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले तो वो चीज निकालना सीखो। तो दिया हुआ है, पढ़ो सवाल को पढ़ो। यदि किसी परिपथ में कितने वोल्ट दिए गए हैं, 6। अरे किसका मान दिया है, बी का मान, और बी का मान कितना दे दिया, 6 वोल्ट दिया हुआ है। अरे उसके बाद में कह रहा है उसमें बहने वाली धारा कितनी है, 1.5 एम्पियर, मतलब किसका मान दिया है, आई का मान, और आई का मान दे दिया 1.5 एम्पियर। किसका मान पूछ रहा है आपसे, आर का मान ज्ञात करना है।
तो आपको सबसे पहले तो दिक्कत इस प्रकार से यदि जमा लोगे तो कभी भी सवालों में दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। दोस्तों आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ से आर का मान निकालना है। तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, हम बात कर चुके हैं हमारे समीकरण नंबर दूसरे में, आर बराबर के बी अपॉन के क्या होगा, आई। आर बराबर के बी अपॉन के आई। अरे बी का मान दिया हुआ है हमें कितना, 6 वोल्ट। आई का मान दिया है 1.5 वोल्ट। मैंने कहा था, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने दी है आपको, उनमें कहा था कभी भी हमें ना तो पॉइंटों से गुणा करना है ना पॉइंटों से कभी भाग देना है। तो उसकी ट्रिक बताई थी, यदि ऊपर पॉइंट लगा हो और नीचे पॉइंट लगा हो तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, या ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगा दो। तो इसको हटाओ, पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या हो उतनी ऊपर 0 बढ़ा दो। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 है तो 1 0 बढ़ा दो, तो 60 हो गया। और नीचे क्या रह गया, 15। और 15 से काट दो इसको, कितनी बार, 4 बार काट दो, 15 चुके 60। और किसका मान पूछ रहा है, प्रतिरोध। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 ओम। अरे क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। दोस्तों आपको कहानी समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल सवाल नंबर पहले में कि 6 वोल्ट मान दिया था, बहने वाली धारा 1.5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस का मान हमारे सामने निकल के आ गया कितना, 4 ओम आ गया साहब। कितना आ गया, 4 ओम। न्यूमेरिकल सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर हम लेते हैं हमारा दूसरा। साथ साथ में जो विद्यार्थी मुझसे कह रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में लगातार वो दोस्त डाल रहे हैं कि सर हमने नोट्स बनाना आपका स्टार्ट कर दिया है। तो बिल्कुल लगातार हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहा हूं। तो अपने नोट्सों को लगातार रेडी रखो, क्योंकि वैकेंसियों इस समय टेक्निकल ही रहेगा। इस साल लास्ट ईयर तक आपकी सारी वैकेंसी आ जाएंगी, 2020 में लास्ट तक सारी वैकेंसी डाल देगी और 21 में सारे आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार दोस्तों मेहनत करो, बस केवल क्या करते रहो, मेहनत करते रहो साहब। तो हम बात कर रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल सवाल कि सवाल नंबर दूसरे में कहेंगे, यदि किसी परिपथ में, और यदि किसी परिपथ में 250 वोल्ट आरोपित किए गए हैं साहब। अरे सवाल नंबर दूसरे में मैं निकलवा रहा हूं, आई का मान तो हम आर का मान तो निकाल चुके हैं, अब की बार आई का मान निकाल लेते हैं। तो यदि किसी परिपथ में 250 वोल्ट आरोपित किए गए हों और 250 वोल्ट आरोपित किए गए हों एवं उसका प्रतिरोध 50 ओम हो तो, अरे कितना ओम हो तो, 50 ओम हो तो बहने वाली धारा की गणना करें। अरे बहने वाली धारा की गणना करें। सवाल नंबर दूसरा मेरा, और सवाल नंबर दूसरा में आपसे कहा गया है। तो सबसे पहले जब भी सवाल को करोगे तो आप लिखोगे दिया हुआ है। अरे यदि किसी परिपथ ने कितने वोल्ट दिए हैं, 250, तो किसका मान दिया है, V का मान, और V का मान हमें कितना दे दिया, 250, एवं उसका प्रतिरोध मतलब R का मान दिया है, और R का मान दे दिया 50 ओम दे दिया दोस्तों, 50 ओम दे दिया। एवं उसमें से बहने वाली धारा का मान पूछ रहा है, मतलब I का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार I बराबर के क्या होता है, B अपॉन के R। अरे I बराबर के B अपॉन के R। अरे दोस्तों B का मान हमें दिया हुआ है, ज्ञात है 250। अरे R का मान ज्ञात है 50, और काट दो, 50 से 250 को काट दिया 5 बार, और किसका मान निकलवा रहा है, I का मान। तो हमने लगा दी एम्पियर। अरे क्या लगा दी, एम्पियर। तो उसमें बहने वाली धारा कितनी एम्पियर की रहेगी, 5 एम्पियर की रहेगी दोस्तों। कितने एम्पियर की रहेगी, 5 एम्पियर की। तो आपने किसका मान निकाल लिया, I का मान। आपने किसका मान निकाल लिया, R का मान। और B का मान तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में ही निकालना आपको बता दिया है। एक लास्ट सवाल और बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो लास्ट सवाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, यह सवाल आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, हमेशा आपको वही मिल जाता है साहब। हमेशा हर एग्जाम में इस ओम के नियम पर सवाल पूछा जाता है। आप खुद करके देखना, मेरे आंसर आने से पहले आपको मैं खुद कह रहा हूं कि पहले अपनी कॉपी में तुम खुद करो, सवाल को लिखो, सभी सवाल अपनी पेन कॉपी को उठा लो और इस सवाल को करके देखो कि लक्ष्मण सर का क्या सवाल हम निकाल पाते हैं। सवाल में कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरे में कहता है, यदि 100 वाट के लैंप को, अरे दोस्तों सवाल की क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, सबसे ज्यादा पेपर में फेमस जो सवाल है, सबसे ज्यादा आने वाला जो आपका टेक्निकल में सवाल है वो यही है। वो सवाल के अंदर क्या कह रहा है, यदि 100 वाट के लैंप को
आपके पास में कोई लैंप है, उस लैंप की वाटेज क्षमता हमें दी हुई है और कितनी दी हुई है 100 वाट। इस 100 वाट के लैंप को कितनी वोल्ट दिए हुए हैं 200 वोल्ट। तो कह रहा है यदि 100 वाट के लैंप को 200 वोल्ट की सप्लाई से और 200 वोल्ट की सप्लाई से, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे सवाल नंबर तीसरे की, और सवाल नंबर तीसरे की बात कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि 100 वाट के लैंप को कितनी वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया, तो किसका मान पूछ रहा है प्रतिरोध का मान। अब हम इस सवाल को जब करेंगे तो सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट देखें दिया हुआ है तो ये सब इसे कि वाट एक वाटेज क्षमता दी है, मतलब पावर दी हुई है सब, और पावर उसकी दी हुई है 100 वाट। उस लैंप की टोटल जो पावर दी है कितनी दी है 100 वाट, उसको टोटल जो वोल्टेज दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हो आप 200 वोल्ट दे रहे हो। किसका मान पूछ रहा है आर का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों जैसे ही सवाल को आप करोगे तो आपके पास में होता है आर बराबर के बी अपॉन के आई। अरे आर बराबर के क्या होता है बी अपॉन के आई। अब दोस्तों यहां बी का मान आप दिया हुआ है आपके पास में 200, आई का मान, अब यहां पर आई का मान दिया नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को पता ही नहीं है आई का मान नहीं दिया तो वो सवाल में क्या लगाते हैं एक तुक्का लगाते हैं। तो वहां नीचे जो पी का मान दिया है उसको वो आई का मान मान लेते हैं, तो वो रख दिया उन्होंने 100, और ऑप्शन में आपके 2 जीरो से उन्होंने 2 जीरो काट दी, और यदि पहले ऑप्शन में उनको 2 एम्पियर या 2 ओम आंसर निकलेगा ओम में, तो यदि उनको ऑप्शन में 2 ओम दिख गया तो पहला ही टिक लगा देंगे 2 ओम, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि तुक्के पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, तरीके को हम कम समझते हैं साहब। यहां पर कहानी समझ में आ रही होगी। आर का मान पूछा है, आर बराबर के बी बटे क्या आई, बी का 200 दिया है, आई का मान नहीं दिया, और आई की जगह आप किसका मान रख देते हो पी का मान रख देते हो। तो दोस्तों इस सवाल को करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ज़्यादा सवाल क्वेश्चनों में ये आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछा जाता है। तो यहाँ आपको आई का मान ज्ञात करना होगा। तो इस सवाल को करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं दोस्तों। अरे कितने तरीके हैं 2 तरीके हैं। एक तो तरीका पहला तो ये है जिसमें आप आई का मान ज्ञात करो यहाँ से, और आई का मान निकाल कर फिर उसके बाद में आप आर का मान ज्ञात कर लो। तो चलो मैंने आपको दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहले यदि आपको आर बराबर के आपने कहा आर बराबर के बी अपॉन के आई, अरे आई का मान ज्ञात नहीं है अज्ञात है, तो आई का मान निकालने के लिए पी बराबर के v इंटू का आई। यदि मुझे यहां से आई का मान ज्ञात करना है तो मेरा एक समीकरण कहता है p बराबर के v इंटू का आई। अरे P का मान मुझे दिया हुआ है 100 वाट दी हुई है, 100 वाटेज दी हुई है। अरे B का मान दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और I का मान आपसे ज्ञात करवा रहा है। अरे I का मान ज्ञात करवा रहा है तो I को बाहर निकाल दो दोस्तों, तो I बराबर हो जाएगा 100 बटे के 200। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, 1 बटे के 2 हमारा निकल के आया, तो हमने जब 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 एम्पियर हमारी बहने वाली धारा निकल के आ गई, 0.5 एम्पियर निकल के आ गई। तो हमारी कहानी समझ में आ गई, लड़ी हमारी बन गई। अब हम आसानी से इसे आर का मान निकाल देंगे। तो बी का मान दिया हुआ है 200 ज्ञात है, आई का मान ज्ञात कर लिया 0.5 एम्पियर। मैंने कहा था कि कभी भी पॉइंट आ जाए ना गुणा करना ना भाग देना है, नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, तो एक 0 बढ़ा दो सब ऊपर, तो यहाँ हो गए 2000 और बटे के क्या हो जाएगा 5, और इसको काट देंगे 5 के 20 और बाकी की 2 जीरो और ओम। राइट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 400 ओम आएगा दोस्तों। कितना आएगा 400 ओम। एक तरीका तो हमारे सामने ये है दोस्तों कि यदि आपको आई का मान ज्ञात नहीं है तो P बराबर के V इंटू का आई, यहाँ से P का मान आपने निकाला, P का मान दिया हुआ है 100, B का मान 200, I का मान I निकालना, I को बाहर निकाल दिया, I बराबर के 100 बटे के 200 और निकल के 0.5। इसे 0.5 को रखा आपने R बराबर के B अपॉन का इस समीकरण में रख दिया, तो 200 बटे के 0.5 बराबर के 400। एक तरीका तो ये है, एक सिस्टम से तरीका है। आप कहो गुरुजी इतना समय हम पर नहीं है, हमें तो ट्रिक बता दो, इसकी कोई छोटी सी ट्रिक बता दो जिसको हम आसानी से कर दे। तो दोनों तरीके बता रहा हूं। तरीका नंबर टाइप नंबर पहला, एक तो टाइप जिस विद्यार्थियों को ये समझ में कहानी आई है तो इससे कर रहे विद्यार्थी,
और यदि जिसको टाइप नंबर दूसरी, और मुझे पता है सभी विद्यार्थियों को कम समय की ज़रूरत है और कम समय में फटाफट सवाल को कर दें, तो टाइप नंबर दूसरी ही पसंद आएगी, क्योंकि हमारे पास में जब आर का मान निकालना है तो आर बराबर के एक समीकरण होता है बी स्क्वायर बटे के आर। अरे बी स्क्वायर बटे के आई, या आपने कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो कि पी बराबर के बी स्क्वायर बटे के आर। अरे मुझे यदि p बराबर के बी स्क्वायर बटे के आर, p का मान दिया है दोस्तों 100, बहुत ही आसान ही है। देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा समीकरण नंबर दूसरा p बराबर के v स्क्वायर बटे के आर। अरे p का मान दिया है 100, b का स्क्वायर मतलब 200 गुणा के 200, और बटे में कौन आ जाएगा r। r का मान निकालना है, r बराबर के 200 गुणा के 200, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 100 से 100 गया, और 200 दूनी के 400, और ओम प्रतिरोध की इकाई, यही रहेगा आंसर। तो दोस्तों आपके सामने इस सवाल के मैंने 2 तरीके बताए, दोनों तरीकों से आंसर आपका कितना आएगा, 400 ओम ही आएगा। चाहे तरीका नंबर 1 अपना लो, चाहे तरीका नंबर दूसरा अपना लो, जो भी आपको पसंद आए उसको अपना लेना। और पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछे जाते हैं, आप देख लेना, हमेशा यही मिलता है आपको क्वेश्चन पुटअप आपको हमेशा पेपर में। तो ये थे ओम के नियम के न्यूमेरिकल सवाल, आपको पसंद आए होंगे न्यूमेरिकल सवाल। तो दोस्तों पहला लेसन की आज हमारी 7वीं क्लास थी। इस 7वीं क्लास में मैंने आपको कंप्लीट ईएमएफ पढ़ा दिया, उसके बाद में मैंने ओम का नियम, ओम के नियम के सवाल, न्यूमेरिकल सवाल कंप्लीट कराए। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसका, जो छोटा सा टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है साहब, और यही लेसन आपका आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा दोस्तों ये लेसन, पहला लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो पहला लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो देखो मैं बोर्ड पर टॉपिक लिख रहा हूं साहब। आपका जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, उसका नाम देखें 1 एम्पियर। अरे दोस्तों आपसे कहता है 1 एम्पियर का मान कितना होता है। अरे दोस्तों आपसे 1 एम्पियर का मान पूछता है कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है, या 1 एम्पियर का हमारा न्यूमेरिकल जो उसका समीकरण है, वो समीकरण क्या कहेगा। तो आप कहोगे कि यदि किसी चालक तार में से, और यदि किसी चालक तार में से 6.24 इंटू 10 की पावर 18, अरे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित की जाएं, तो उस विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। दोस्तों क्या होगा, 1 एम्पियर। दोस्तों ध्यान दे लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 एम्पियर का मान होता है, या 1 एम्पियर किसके बराबर होती है, तो 1 एम्पियर का जो मान होगा, तो 1 एम्पियर 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आप 1 एम्पियर का मान ऑप्शन में ढूंढते हो, तो ये कई बार पेपर में दोस्तों नहीं मिलता ऑप्शन में। तो मैं दोस्तों आपको एक ही चीज क्लियर करते चल रहा हूं, या लगा रहा हूं, यदि ये नहीं मिले तो उसके स्थान पर आपको फिर मिलेगा 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। चाहे ये वाला दे दे आपको, चाहे ये दे दे, दोनों ही राइट आंसर है हमारे। 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, या 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित किए जाएं, तो उस विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहां कह रहा है, 1 एम्पियर की बात कर रहा है दोस्तों। अब 1 एम्पियर का आप समीकरण बताओ। तो एम्पियर हमारी किसकी इकाई है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हो आप, आई से, और आपको पता है आई बराबर के क्या होता है, बी अपॉन के आर। अरे आई बराबर के बी अपॉन के आर। अरे आई का मान भी कितना पूछ रहा है आपसे, 1 पूछ रहा है, तो 1 एम्पियर बराबर के वी मतलब वोल्ट, तो 1 वोल्ट लिख दिया, और आर प्रतिरोध तो 1 ओम। यदि आपको यहां से कई बार ये सूत्र पूछा जाता है, तो वहां आपको इस प्रकार से 4 सूत्र मिल जाएंगे। इनमें से राइट सूत्र को आपको ढूंढना है। 1 एम्पियर बराबर के 1 वोल्ट बटे के क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। मतलब यदि किसी चालक तार का मान 1 ओम है, या 1 ओम के प्रतिरोध में से 1 वोल्ट आरोपित किए जाएं, उस विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर रहेगा। दोस्तों क्या रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा। अरे 1 एम्पियर की बात करिए तो वो आपसे पूछेगा 1 वोल्ट का भी सब बताओ मुझे।
अरे एक एम्पियर की बात करिए तो एक वोल्ट की भी पूछेगा, तो आप जानते हो एक वोल्ट अब तुम खुद बना दोगे, क्योंकि बी बराबर के क्या होता है आई आर। अरे बी बराबर के आई आर हम पढ़ चुके हैं समीकरणों में हमारे में, अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बी बराबर के आई आर, बी का मान कितना पूछ रहा है एक, आई विद्युत धारा, तो लिखा मैंने विद्युत धारा 1 एम्पियर, गुणा की जगह गुणा लगाया, आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस है तो मैंने लिख दिया 1 ओम। कि यदि किसी चालक तार का मान 1 ओम है, उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उन दोनों का गुणनफल का ये योग है वो किसके बराबर आएगा, 1 वोल्ट के बराबर आएगा दोस्तों। किसके बराबर आएगा, 1 वोल्ट के बराबर आएगा। और साथ साथ में आपसे पूछ ले 1 ओम और पूछ ले, अरे दोस्तों साथ साथ में और क्या पूछ ले, 1 ओम और पूछ ले, तो इसका भी आप निकाल दो। 1 ओम बराबर के, तो आर बराबर के वी अपॉन क्या आई, आर का मान कितना पूछ रहा है 1, तो 1, अरे वी 1 वोल्ट और बटे के 1 एम्पियर। ये थे दोस्तों आपके ये सारे के सारे बहुत आसान समीकरण बना दिए मैंने, आसान बना दिए इन समीकरणों को। आपको बहुत हार्ड लगते हैं किताबों में, जब देखते हो अरिहंत की बुक देखते हो, निमी की बुक देखते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको हार्ड लगती हैं। मैंने इनको बहुत ही आसान बना दिया आपकी इस 7वीं क्लास में। बहुत ही इस लेसन के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जो आपको पेपरों में सीधी मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा प्रारंभिक विद्युत जो लेसन है, पहला लेसन कंप्लीट करा दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। 7 क्लास मैंने इस लेसन से ली है। आगे हमारी लगातार क्लास, अगला लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं डीसी जनरेटर। अब कई विद्यार्थियों की डिमांड है कि गुरुजी लेसन, पहला लेसन स्टार्ट के बाद में दूसरा लेसन लो, तीसरा लो, चौथा लो, तो हम लगातार पहले लेसन से लेके 23 लेसन लड़ी टू लड़ी लेते रहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आपको पता है ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो मैं यदि विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को कंप्लीट बिल्कुल इसी प्रकार से क्लास लेनी है, 7 के बाद में 8, 9, 10 मेरी टोटल 90 क्लास होंगी दोस्तों। अरे कितनी होंगी, 90 क्लास होंगी मेरी। इसी प्रकार से 90 क्लासों में मैं टेक्निकल को पूरा कराऊंगा। 90 क्लास कराने के बाद में उनके कंप्लीट टेक्निकल हेल्पर की तय कर रहे हो तो कंप्लीट हम करेंगे, यहाँ पर उनके क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे कंप्लीट, हम उसकी पीडीएफ पढ़ेंगे हम कंप्लीट, और उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उनके सारे गत वर्ष के हम पेपरों को हल करेंगे। मतलब तैयारी हमारी इतनी बेटर हो जाएगी कि क्वेश्चन हमारा एक कटने का भी नाम नहीं होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें YouTube पर संभव नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों यदि आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो मैं अपना एक 7 डे के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक ऐप से तैयार कर दिया है, वो आदित्य क्लासेस के नाम से। बहुत ही जल्दी मैं आपको सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दे दूंगा कि जब तक आपका ऐप नहीं आएगा, जब तक मैं लगातार इस YouTube के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासें देता रहूँगा। अरे क्लास लगातार देता रहूँगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी तरीके से आपको टेक्निकल समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। आप जितने भी विद्यार्थी उन विद्यार्थियों तक पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्सों में कमेंट कर बताओ कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे, हमारी दूसरा लेसन को लेके आएंगे, क्योंकि आपको मुझे पता है जब तक मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा तब तक मैं लगातार, अब तो मैं आपके कहने से, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, कल मैंने देखे थे कमेंट में ये सर जब तक आपकी एप्लीकेशन आए, जब तक हमें इसी प्रकार से बहुत मजा आ रहा है तो लड़ी को चलने दो। तो मैंने दोस्तों आपसे वादा कर दिया, मैंने कहा था कि जो मैं बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। हित में डीसी जनरेटर स्टार्ट किया है, उसको वापस से रोक दूंगा, लेसन वापस से दूसरा ही ले लूंगा। दूसरा लेसन हम लेके आएंगे आपका डीसी परिपथ, या चालक को चालक अर्धचालक ले लेंगे अपन, सोल्डरिंग, तो डीसी परिपथ ले लेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं। तो दूसरा डीसी परिपथ। तो इस प्रकार से लगातार जब तक ऐप नहीं आएगा, जब तक मैं लगातार सीडी बाई सीडी चलता रहूंगा दोस्तों। तो आप डीसी परिपथ यदि पढ़ना चाहते हैं तो लगातार लक्ष्मण शर्मा के साथ में बने रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुरक्षित रहो, सेफ रहो और घर में रहो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।